हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल या अंश पूंजी पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी के पंजीयन की कोई शर्त नहीं होती, किंतु व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाने वाली कंपनियों के लिए अंश पूंजी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बिना पूंजी के किसी कंपनी के संचालन की कल्पना करना भी असंभव है। वस्तुतः कंपनी अधिनियम के अधीन किसी भी कंपनी को अंश पूंजी वाली कंपनी या बिना अंश पूंजी वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत कराया जा सकता है। इसमें क्या बताया हमने कि कंपनी अधिनियम में या तो किसी कंपनी को अंश पूंजी वाली कंपनी अथवा बिना अंश पूंजी वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत करवाया जा सकता है। प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसका पंजीयन अंश पूंजी वाली कंपनी के रूप में करवाना प्रस्तावित है, उसे अपने पार्षद सीमा नियम में उस अंश पूंजी की राशि और अंशों की संख्या और उस पर अंकित मूल्य सहित का उल्लेख करना होता है और जिससे उसका समामेलन होता है। आइए स्टूडेंट, कंसेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल या अंश पूंजी की अवधारणा को समझते हैं कि पूंजी शब्द का अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से लगाया जाता है, किंतु अंश पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में अगर पूंजी शब्द का प्रयोग होता है तो उसका मतलब अंश पूंजी से ही है। दूसरे शब्दों में ये कह दे कि पूंजी से तात्पर्य अंश पूंजी से है, जो किसी कंपनी के विभिन्न प्रकार के अंशों को बेचकर प्राप्त की जाती है। हम यहाँ ये भी बात बता दें कि अलग अलग विद्वानों ने पूंजी और अंश पूंजी को समान अर्थ में प्रयोग किया है। कई विद्वानों ने इसमें कंपनी विशेषज्ञ जो थे उन्होंने अंश पूंजी और पूंजी को एक ही अर्थ में लिया है और पूंजी और अंश पूंजी का तात्पर्य उन्होंने उस पूंजी से लगाया जो अंश पूंजी अंशों का विक्रय करके प्राप्त की जाती है। लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि यदि कोई धर्मार्थ कंपनी अपने सदस्यों से चंदा वसूल करती है और उसकी रसीद देती है या उसका अंश देती है या उसका अपने प्रमाण पत्र देती है, कोई उसका सबूत देती है, तो उसे अंश पूंजी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अंशों का विक्रय करके प्राप्त नहीं किया गया। आइए स्टूडेंट्स, अंश पूंजी शब्द को और विस्तृत रूप में समझते हैं। इसका अनेक प्रकार से अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसकी या कहते हैं अनेक अवधारणाएं हैं। जैसे पहला आ जाता है इसमें अधिकृत या पंजीकृत अथवा अंकित पूंजी, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड और अपने कह दे नॉमिनल कैपिटल। अधिकृत या प्राधिकृत पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जिसे कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा कंपनी की अंश पूंजी की अधिकतम राशि के रूप में अधिकृत किया गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 के अनुसार। इस प्रकार हम ये कहें कि अधिकृत अंश पूंजी या अधिकृत पूंजी वह अंश पूंजी है जिसकी सीमा के भीतर कोई कंपनी अपने अंश निर्गमित करती है, और यद्यपि कोई भी कंपनी पार्षद सीमा नियमों में परिवर्तन करके अपनी अधिकृत पूंजी में वृद्धि भी कर सकती है। या तो पहले पार्षद जो सीमा नियम है उसमें बताया गया है पूंजी की सीमा, और चाहे तो उसमें परिवर्तन करके उसको बढ़ा सकती है। स्टूडेंट, दूसरा आता है इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जिसे कंपनी समय समय पर अभिदान हेतु निर्गमित करती है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 50। दूसरे शब्दों में ये कह दे कि अधिकृत पूंजी का वह भाग या हिस्सा है जो समय समय पर अभिधान सब्सक्राइब हेतु प्रस्तावित किया जाता है और इसमें नगद के बदले अथवा नगद के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रतिफल के बदले निर्गमित पूंजी सम्मिलित रहती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है अभिदत्त पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभिदत्त पूंजी कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग है जिसके लिए किसी भी समय विशेष पर कंपनी के सदस्यों द्वारा अभिदान कर दिया गया, सब्सक्राइब कर दिया गया। धारा 2 अंडर सेक्शन 86। यह पंजीकृत पूंजी के बराबर भी हो सकती है यदि कंपनी के सदस्यों ने कंपनी के संपूर्ण पूंजी के लिए अभिदान कर दिया हो तथा कंपनी द्वारा उन्हें आवंटित कर दी गई हो, किंतु यह पूंजी कभी भी निर्गमित और अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है कॉल्ड अप कैपिटल या याचित अथवा आहूत पूंजी। याचित या आहूत पूंजी से तात्पर्य पूंजी के उस भाग से है जिसे चुकाने या संदाय करने हेतु मांग लिया गया है। यह अभिदत्त पूंजी का वह भाग है जो आवंटित शेयरों पर भुगतान हेतु मांग लिया गया है। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है पेड अप कैपिटल या कहते हैं प्रदत्त पूंजी। प्रदत्त पूंजी से हमारा आशय ऐसी अंश पूंजी से है
जिसमें कुल धनराशि से है जिसे प्रदत्त राशि के रूप में जमा करा दिया गया है। यह निर्गमित अंशों के संबंध में प्राप्त की गई राशि के बराबर होती है। इसमें कंपनी के अंशों के संबंध में प्रदत्त राशि के रूप में जमा कराएगी कोई भी राशि सम्मिलित है, किंतु इसमें कंपनी के अंशों के संबंध में प्राप्त कोई भी अन्य राशि सम्मिलित नहीं है, चाहे वो किसी भी नाम से संबोधित किया जाए। नेक्स्ट आता है अनकॉल्ड कैपिटल, अयाचित पूंजी। यह अभिदत्त पूंजी का वह भाग है जिसे कंपनी द्वारा आवंटित अंशों पर अभी तक भुगतान हेतु मांगा नहीं गया है। पूंजी के ऐसे भाग को कंपनी द्वारा कभी भी भुगतान हेतु मांगा जा सकता है, यद्यपि ऐसी मांग कंपनी के अंतर नियमों और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही की जा सकती है। नेक्स्ट आता है रिजर्व कैपिटल, जब या आरक्षित पूंजी। जब कोई कंपनी यह निश्चित कर लेती है कि कंपनी की पूंजी का एक भाग कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाएगा, तो पूंजी का वह भाग आरक्षित पूंजी कहलाती है। दूसरे शब्दों में आरक्षित पूंजी का वह भाग है जिसे कंपनी ने केवल समापन के समय या समापन के उद्देश्यों के लिए मांगने के लिए ही निर्धारित कर रखा है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल पर विचार कर लेना चाहिए कि अंश पूंजी के प्रकार कितने हैं। तो दो प्रकार से है प्रमुख रूप से, ये इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा इसके अंतर्गत आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो समता अंश पूंजी क्या है? समता अंश पूंजी से तात्पर्य कंपनी के उस समस्त अंश पूंजी से है जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी नहीं है, या दूसरे शब्दों में समता पूंजी से तात्पर्य उस अंश पूंजी से है जिसके धारकों को लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार के आधार पर लाभांश प्राप्ति का अधिकार नहीं है, और कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार या पूंजी वापसी की वीरता पाने का अधिकार नहीं है। सेकंड आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पूर्वाधिकार अंश पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसके धारकों को लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार है, और कंपनी के समापन की दशा में भी पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार है अंडर सेक्शन 43। स्टूडेंट्स, आइए अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल को समझते हैं। अंश पूंजी में परिवर्तन। अंश पूंजी वाली कंपनी, कोई भी कंपनी अपने सीमा नियमों में पूंजी वाक्य में अर्थात अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है, किंतु ऐसा परिवर्तन तभी संभव है जब कंपनी के अंतर नियमों में ऐसा करने के लिए कंपनी को अधिकृत किया गया हो या अंतर नियम में अनुमति दे रखी हो, तो कंपनी इसमें परिवर्तन कर सकती है। और इस परिवर्तन का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, तो यह परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? तो उसमें पहला आता है अंतर नियमों में व्यवस्था होना, दूसरा है साधारण संकल्प पारित करना। अंतर नियमों में व्यवस्था होने पर कंपनी एक साधारण संकल्प पारित करके पूंजी में परिवर्तित कर सकती है। तीसरा इसके अंतर्गत आता है कंसोलिडेशन और डिवीजन, अर्थात इसके माध्यम से वो अनुमोदन करवाती है अभिकरण से। फोर्थ इसमें आता है सीमा नियमों की प्रति के साथ रजिस्ट्रार को सूचित करना। कंपनी ऐसे परिवर्तनों की तिथि से 30 दिन के भीतर परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देनी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार वो अपने परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से इसमें परिवर्तन कर सकती है। आइए स्टूडेंट्स, अब अपने इसमें समझते हैं बाई बैकअप ऑफ ओन शेयर सिक्योरिटीज बाई कंपनी। कंपनी द्वारा अपने ही अंशों और प्रतिभूतियों को वापस खरीदना। कंपनी अधिनियम कंपनियों को अपने ही अंशों को वापस खरीदने का अधिकार देता है। कंपनियों द्वारा अपने ही अंशों को वापस खरीदने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। अंशों को वापस खरीदने के लिए कोष बनाना। कोई भी कंपनी अपने अंशों या अन्य प्रतिभूतियों को निम्न प्रकार से क्रय कर सकती है। हम कैसे? अपने स्वतंत्र संचय किए गए कोष से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, किन्हीं अन्य शेयर अथवा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि से। किंतु कोई भी कंपनी अपने ही अंशों को वापस खरीदने के लिए उस राशि का उपयोग नहीं कर सकती जो वैसे ही समान प्रकार के अंशों और प्रतिभूतियों के किसी परिवर्तित निगमन से उसको प्राप्त हुई है। अर्थात जो अंश और प्रतिभूतियों के विक्रय से उसने प्राप्त की राशि, उससे वो पुनः नहीं खरीद सकती। इसके साथ साथ वापस खरीद या बाई बैक की कुछ कंडीशंस हैं। इसके लिए कौन सी कंडीशन है, आइए देखते हैं। वापस खरीद अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होनी चाहिए। वापस खरीद का अधिकार देने हेतु कंपनी की साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित कर लिया जाना चाहिए। और यदि वापस खरीद की राशि कंपनी की प्रदत्त पूंजी तथा स्वतंत्र संचय के 10% या उससे भी कम हो, और इस प्रकार उस वापस खरीद को संचालक मंडल ने अपनी सभा में संकल्प पत्र पारित करके अनुमोदित कर दिया गया हो।
स्टूडेंट्स, यहाँ आपने ऊपर जो भी देखा है कि वापस खरीद की राशि कंपनी की प्रदत्त पूंजी और स्वतंत्र संचयों के 10% या उससे कम हो तो ऐसी दशा में साधारण सभा में विशेष संकल्प पास करवाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि वापस खरीद कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी और स्वतंत्र संचयों का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ उल्लेखनीय है कि किसी भी कंपनी की एक वित्तीय वर्ष में अपनी प्रदत्त क्षमता पूंजी के 25% से अधिक की वापस खरीद नहीं कर सकती। इसी प्रकार वापस खरीदे जाने वाले सभी अंश या प्रतिभूतियां पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए, फुली पेड अप होने चाहिए। वापस खरीदे जाने वाली अंश या प्रतिभूति किसी भी मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय केंद्र स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने चाहिए और उनकी वापस खरीद सेबी के नियमों के नियमानुसार ही होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अपने शेयर कैपिटल को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।